श्री राम त्रेता युग में जब बक्सर पहुंचे थे और माता अहिल्या का उद्धार किया था, बक्सर की यह धरती उस समय से चर्चा में है। बक्सर की धरती आज भी चर्चा में है और अब यहाँ पे विश्वामित्र सेना नाम का एक संगठन सनातन की बात करता है। हम ज़्यादा लाग लपेट नहीं करेंगे और सीधे ले चलेंगे आपको विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे के पास, और आज उनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है, धन्यवाद। सर, कैसे मतलब विश्वामित्र सेना का गठन हुआ, कैसे आप यहाँ पहुँचे और कैसे मतलब आप सनातन को लेके आगे बढ़ेंगे, अब इन सब पे ब्रीफली कुछ बताइए। देखिए, विश्वामित्र की नगरी है बक्सर जी, और बक्सर जो है विश्वामित्र की वजह से जानी जाती है। और ये विश्वामित्र की धरोहर आज खतरे में है। आज विश्वामित्र की धरोहर खतरे में है और यहाँ की सनातन संस्कृति कमज़ोर हुआ। आप कहते हैं ज़रूर कि विश्वामित्र की नगरी है, ये त्रेता युग से पहले की नगरी है, लेकिन ये नगरी त्रेता युग के पहले से कौन जानता है। आज हमारा बक्सर का इतना पौराणिक इतिहास है, धार्मिक इतिहास है कि त्रेता युग के पहले का इतिहास है। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ 84,000 ऋषि महर्षि तपस्या करते थे और इसका इतिहास है च्यवन ऋषि से लेके वामन अवतार और माता अहिल्या का उद्धार और ताड़का वध, जो राम को भगवान राम बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका बक्सर निभाया, विश्वामित्र की नगरी। तो इसका उत्थान के लिए हमने विश्वामित्र सेना का गठन किया और एक हम सामाजिक क्षेत्र में भी एक हमारा फाउंडेशन काम करता है जो महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन है, जो गरीब बच्चे को, दलित बच्चे को, सेवा बस्ती को, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहा है, जो सबसे ज़्यादा लोग आसानी तरीक़ा से धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, ऐसे बच्चों का दलित सेवा बस्ती में जा के, कहें से कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर वही लोग होता है, पैसा के लालच से, शिक्षा के नाम पे। और हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, तो उस तरह का लोभ दे के और लोग उसको जो है धर्मांतरण करवाते हैं। हमारा मतलब चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा। चुनाव मेरे लिए तो बहुत छोटी चीज़ है। नहीं, चूँकि चुनाव की चर्चा इसलिए हो रही है कि विधानसभा चुनाव सामने है और आप इस समय ज़्यादा सक्रिय हैं। नहीं, हम तो सक्रिय पहले से है। आपके माध्यम से आप हमको आज से थोड़े हमको ले रहे हैं। अब हम तो 4, 5, 6 सालों से लगे हुए हैं। कितना पेड़ लगवाए, कई सेंटर मेरा चल रहा है। सामाजिक कार्य तो शुरू से करते आए हैं, हमको तो सब जानता है, सालों से सामाजिक कार्य करते हैं। अच्छा, आपको लगता है क्या कि समाज सेवा का एक ही उद्देश्य होता है राजनीति और राजनीति के बाद? ये सबसे बड़ा गंदा है आज जो लोगों में घुस गया है ना, कि बिना सेवा का, बिना कोई सामाजिक काम किए उनको सीधे राजनीति में एंट्री मिल जाए और नेता बन जाए, मंत्री बन जाए और विधायक बन जाए और एक पैसा कमाने का साधन हो गया। लाव लश्कर के साथ चलिए और लोगों को जो है दिखाइए कि मैं मंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ। चलने में 150 लोग आगे पीछे घुसे, उनको कोई मतलब नहीं है सामाजिक का विकास का, क्षेत्र का विकास का। इसका ताज़ा उदाहरण आपका बक्सर है। आप एक बात बताइए चंद्रकांत जी, आप पुराने पत्रकार हैं, बक्सर के सबसे पुराने पत्रकार हैं आप और जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार। सबसे पुराने तो नहीं है लेकिन है। फिर भी हम उसको इसलिए मानते हैं कि आप सूझबूझ जिस तरह से आप सवाल जो है इतना गंभीरता से पूछते हैं और बहुत तरीका से पूछते हैं, आप कोई लाव लपेट नहीं करते हैं। बात केवल हमारे दर्शक नहीं, कुछ पत्रकार देख रहे होंगे तो उनको भी जानना होगा कि मैं सबसे पुराना नहीं। हाँ, नहीं, तो कहने का मतलब एक आपका स्थान है। तो आप जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं तो इसका जवाब ये है कि आज बक्सर जो है सदियों से ठगा गया। यहाँ आज पहली बार MP MLA थोड़े बने हैं बक्सर में। कितने MP MLA बने यहाँ, कितने मंत्री हुए हैं, जो प्रधानमंत्री के तक संबंध रहा और प्रधानमंत्री की करीबी रहा। आप ये बताइए, जो जिला जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, लोग सबसे पहला उसका जो है धरोहर को नाम पे बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बक्सर जो है बिहार का धार्मिक राजधानी है और इतना पौराणिक इतिहास है, आज तक इसको लोग ठगे और इसको बता नहीं पाए। बिहार में भी हमने कई बार चर्चा करते हैं बिहार में जाकर कि बक्सर के रहने वाले हैं, तो पहले लोग, आज अब तो पूरा देश जान गया, पहले तो लोग कहते कौन सा बक्सर, तो बक्सर, हाँ, अच्छा, हाँ बक्सर। तो बक्सर एक युद्ध के लिए जाना जाता है जो मुगलों के बीच में हुआ। बक्सर आपका धार्मिक इतिहास के लिए बहुत बिहार के ही लोग नहीं जानते हैं। हम तो कहते हैं कि बक्सर में भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो उसकी पहचान क्यों नहीं मिली? उसकी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर बिहार का, नहीं देश का, आज हम काशी और अयोध्या से
तुलना करें तो बक्सर उससे सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी इसका इतिहास जो है क्यों ऐसा रहा। आज बक्सर के बारे में बात करने से लोग पहले बच रहे थे, अब बक्सर सनातन की बात करने लगा हर कोई। ये विश्वामित्र सेना की लड़ाई है। अच्छा, ऐसा लगता है क्या कि बक्सर का बेटा राजकुमार चौबे जब जाग गया तो सारे लोग अब जो है मंडराने लगे, इर्द गिर्द सनातन उनका मुद्दा बन गया है? सनातन तो मुद्दा बन गया है और सनातन की बात करना मजबूरी हो गई है। अब इन लोगों को लग रहा है कि अब तो जो कोई जगाने वाला तो जगा दिया जो चीज़ है, तो हर कोई बक्सर की सनातन की बात करने लगा। अब ये अच्छी बात है, विश्वामित्र सेना की ये जीत है, ये पहल है। यही हम चाहते थे कि लोग जानें, बक्सर के बारे में लोग जानें कि सनातन की धरती है। आज हर आदमी सनातन सनातन करने लगा। ये जीत है बक्सरवासी के लिए, विश्वामित्र सेना का, कि आज बक्सर की चर्चा देश विदेश नहीं आपका पूरा दुनिया में होने लगी। देखिए, जानने की बात आपने कही तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर राजकुमार चौबे कौन व्यक्ति हैं जो मतलब सनातन के बारे में इतना सोच रहे हैं, जो कभी हमारे जनप्रतिनिधि नहीं सोच पाए, यहाँ के लोग जो सक्षम थे वो नहीं सोच पाए, वो आप सोच रहे हैं। तो राजकुमार चौबे कौन है, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में। बक्सर की जनता जो है ये जान ले, या पूरा देश की जनता जान ले कि राजकुमार चौबे एक साधारण गरीब किसान परिवार के बेटे हैं। यहीं बक्सर के रहने वाले हैं, यही हमारा जन्मभूमि है और बक्सर से हम लोग रहने वाले हैं। और बक्सर छोड़ के जो है हम लोग कहीं अपना रोजी रोटी के चक्कर में बाहर गए कमाने के लिए। जब हम सक्षम हो गए कुछ कमा के बाहर जाके, और हम अपने बक्सर के बारे में जब हम जहाँ रहते, जहाँ अपना जाते, वहाँ लोगों की हालत देखते और बक्सर के बारे में जब वहाँ से देखते तो कहते कि यार मेरा बक्सर तो आज बक्सर हो गया होता, जिस चीज़ के लिए बक्सर जाना जाता है तो आज बक्सर कहीं और होता और यहाँ के कितने लोगों का रोजगार मिल जाता। फिर कोई राजकुमार चौबे दिल्ली बम्बई कमाने नहीं जाता और यहीं से वो अपना इतिहास बना सकता है। हर आदमी यहाँ से आगे निकल सकता है, उसका बच्चे को पढ़ा लिखा के एक नया जो है एक विकास की जो है नींव रखेगा यहाँ पे, और अपना बच्चों को पढ़ा लिखा के हर सपना माँ बाप का पूरा हो सकता है। यहाँ यूनिवर्सिटी और से लेके और तमाम तरह का चीज़ें हो जाएगी, जो हमारा बक्सर का इतिहास है। महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर एक ब्रह्मांड है। मैं एक बक्सर को हम ये नहीं मान, मोक्ष की धरती है। और महर्षि विश्वामित्र को इसलिए जाना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र एक ऐसे महर्षि थे जिन्होंने एक अलग ब्रह्मांड की कल्पना किए थे, वो ये बक्सर की धरती है। तो इसका इतिहास को जो है लोग दबा के रखा, और ये भी एक साजिश है। ये साजिश है कि बक्सर का इतिहास को अब इसमें क्या कहें। अब मान लीजिए कि आज के डेट में हम तो कहते हैं कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा सनातन का और देश का विकास हो रहा है, और हमारा बक्सर सनातन की इतना आध्यात्मिक जगह होते हुए विकास नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो यहाँ के नेतृत्व किए, जो यहाँ के एमपी रहे, आज उन्होंने कहीं ना कहीं छल किए। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि यहाँ के थे ही नहीं ये लोग। तो बक्सर के बारे में अच्छा कल्पना उनके मन में था नहीं कि बक्सर में जो है इस तरह से बड़ा भव्य जो है बने, बक्सर महर्षि विश्वामित्र की कॉरिडोर बने, बक्सर में इतनी भव्यता आए, यहाँ लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। उन लोगों को जलन था, बक्सर से जलन था अंदर से कि नहीं करना है, जब तक चलता है चलने दो, नहीं जगता है तो बहुत अच्छा है। अब बक्सर जग गया तो अब हालत ख़राब हो गया। अब लोग सनातन की बात करने लगे, जो सनातनी नहीं थे वो भी सनातनी आपको कहने लगे। ये विश्वामित्र और बक्सर की जीत है, ये लड़ाई है, ये लड़ाई का। हाँ, तो जैसे मान रहे हैं कि जो हमारे सांसद चौबे जी थे उन्होंने बक्सर के लिए कुछ नहीं किया, जैसा कि आप कह रहे हैं, या जैसा कि जनता भी यहाँ पे समझ रही है, तो ये चौबे जी जो आए हुए हैं ये क्या कर पाएंगे? मतलब इनके पास तो संसाधन की कमी है बहुत। ये चौबे जी बस इतना जरूर करेंगे कि हमारी लड़ाई सरकार से है, समझ गए। हमारी लड़ाई यहाँ चुनाव लड़ने से नहीं, हमारा सीधे सरकार से लड़ाई है बक्सर के लिए। बक्सर वासी होने के नाते हमारी लड़ाई सरकार से है। चुनाव क्या होता है जी? एमपी का चुनाव लड़ना, एमएलए चुनाव लड़ना। हम समर्थवान आदमी हैं, चुनाव कभी लड़ सकते हैं, ये कोई मामला है ये चुनाव लड़ना? हम पार्टी के लिए लड़ रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए। हमारा संगठन है, हम संगठन बनाए हैं। लेकिन चर्चा तो हम लोग ये भी सुन रहे थे कि जब अश्विनी चौबे जी की यहाँ मतलब उनके जाने के बाद फिर भाजपा जब यहाँ हार गई और शाहाबाद में, पूरे शाहाबाद में जो है भाजपा अब कहीं नहीं है, तो आप भाजपा के दूत बन के आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या माहौल है और फिर उस हिसाब से चुनाव की रणनीति तय होगी, इस तरह का कुछ है क्या? हम ऐसा कुछ सनातन की बात करते हैं, हम सनातन
हमारा बक्सर जो है सनातनी जगह है, धार्मिक जगह है और हम लोग सनातनी लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। सनातन की अलग जगह विश्वामित्र सेना आई है और सनातन की अब रक्षा करने के लिए पूरा बिहार में रक्षा करेगी। जहाँ जहाँ सनातन का जो है कमज़ोर हुआ है, लोग कमज़ोर किए हैं, उसकी लड़ाई लड़ेगी। तो चलिए सनातन की ही बात अगर करते हैं तो आपने रामरेखा घाट के लिए आवाज़ उठाई थी, मुझे जहाँ तक याद है। आपने मिलके मुलाकात करके मंत्री से उन्हें ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ आए हुए थे। तो रामरेखा घाट पे जो एक कॉरिडोर बन रहा है या जो वहाँ पे ये हो रहा है, उसके बाद आपकी आगे की क्या मांग है? ये तो एक छोटी सी खुश करने की है वहाँ की। ये तो लोगों की यहाँ के आज भी भरमा जा रहा है कि भरमा के लोग करे कि कॉरिडोर बन गया, एक थोड़ा सा जो है उसका रूपरेखा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ये लड़ाई नहीं है मेरी लड़ाई है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की। मेरी लड़ाई है कि जितना बक्सर की भव्यता है, जो धार्मिक भव्यता है, जो बक्सर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, उसका पूरा धरोहर को विश्वामित्र कॉरिडोर में दिखाया जाए कि बक्सर जाना किस लिए जाता है। उसकी मांग है। उसके लिए ज़मीन का आवंटन करे सरकार, वहाँ कॉरिडोर बनाए। नहीं तो हमको ज़मीन दे, विश्वामित्र सेना बनाएगी, जहाँ से भी बनाएगी, चंदा मांग के बनाएगी, लेकिन अपने बक्सर की भव्यता विश्वामित्र सेना, ज़मीन सरकार दे हमको। नहीं कर पा रही है तो सरकार दे, ज़मीन दे, हम बनाएंगे। ये हमारी मांग है। ये अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह से जो आप कह रहे हैं, जो आपकी कल्पना है, अगर वो साकार होती है तो क्या लाभ? कल्पना नहीं है भाई, ये बनना तय है। ये सरकार बनाएगी, बक्सर की सनातन संस्कृति का, ये धरोहर का विकास होगा। जब तक ये नहीं होगा विश्वामित्र सेना बैठने वाली नहीं है। क्या बात करते हैं, कल्पना थोड़े है ये कल्पना है। क्या लाभ होगा आपके बक्सर क्षेत्र में? आज आप देख लीजिए, कल्पना की बात करें, ये कल्पना है। आज तक बक्सर के बारे में कोई इतना सोचा था? कितने एमपी और एमएलए आए और गए, कभी बक्सर की इस तरह से रूपरेखा बना था देश में? आज बक्सर की चर्चा पूरा देश में हो रही है। आज सनातनमय हो गया बक्सर। आप कहते हैं कल्पना है, ये कल्पना है। अभी तो कल्पना है। अभी तक जो आप कह रहे हैं वो कल्पना नहीं है। पहला जो कल्पना नहीं था, जिसके लिए सोचे नहीं, तो आज हो रहा है कि नहीं? मुख्यमंत्री आए कि नहीं 27 साल में? बक्सर के रामरेखा घाट पे मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ा? जो भी कॉरिडोर की बनने की चल रही है, जो योजना बन रही है, ये विश्वामित्र सेना की देन है, ये आक्रोश का देन है। नहीं बनाएंगे तो यहाँ कोई किसी भी पार्टी का जो है स्थिति मजबूत नहीं होगी। यदि सनातन कमजोर हुआ। आपने विश्वामित्र कॉरिडोर की मांग की, उसके पहले मैंने सुना कि आपने च्यवन ऋषि के आश्रम के बारे में ही बात की थी और आपने च्यवनप्राश पे भी चर्चा की थी। वो क्या चर्चा? च्यवन ऋषि का देखिए, ये तो आपने अच्छा मुद्दा उठाया। आज च्यवन ऋषि जो है किस लिए जाने जाते हैं? च्यवनप्राश के लिए जाने जाते हैं, जो आविष्कार किए। कायाकल्प के नाम से जाना जाता है, जो आदमी का शरीर को एकदम नया रूप दे देते थे। च्यवनप्राश आज भी हम लोग खाते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि इतने बड़े महाऋषि च्यवन ऋषि जो च्यवनप्राश का जनक थे, उन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया, हमारे बक्सर से ही थे और चौसा के रहने वाले थे। आज वहाँ स्थिति क्या है? हमने इसलिए वहाँ प्रोग्राम किया। अभी हम रॉयल्टी की मांग किए हैं। पूरी कंपनी, जितनी च्यवनप्राश बेचने वाली कंपनी है, उस सबसे मैंने ज्ञापन दिया है। हर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मैंने लिखा कि अपने बक्सर के लेके, ये भी जल्द आपको देंगे रिलीज पेपर, आपको महर्षि विश्वामित्र जो मांग की वो उपलब्ध कराएंगे आपको। और ये उसके बाद हम कोर्ट में PIL करने वाले हैं बक्सर के च्यवन ऋषि के लिए कि हमको रॉयल्टी चाहिए, उसके नाम का रॉयल्टी चाहिए। चूँकि आविष्कार यही हुआ था। आविष्कार यही हुआ था। ये धरोहर है हमारा, इसको क्यों छुपा के रखा है लोग? इतना बड़ा मैंने जो बात करने के बाद लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि बक्सर ये है, इतना बड़ा आध्यात्मिक मोक्ष की धरती है ये। यहाँ तो वामन अवतार हुआ, भगवान राम का कर्मभूमि, लंबे समय तक भगवान रहे जी। यहाँ माता अहिल्या को उन्होंने उद्धार किया। विश्वामित्र की धरती है ये, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ तड़काबद्ध हुआ। यहीं से शादी माता सीता के साथ हुआ, यहीं से जाने के क्रम में, और वीरता यहीं से दिखा भगवान का कि भगवान है। यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम की उनकी उपाधि मिली। मेरा ये कहने का मतलब है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ विश्वामित्र आश्रम नाम तो है लेकिन कहीं है नहीं? क्या दिखाएंगे आप? बक्सर बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ क्या दिखाएंगे? लोग क्या देखेंगे? क्या दिखाइएगा आप? कहाँ लेके जाइएगा? गंगा के घाट दिखाइएगा? लोग कहेंगे कि कहाँ है महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम?
कहाँ प्रभु श्री राम आए थे, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, कहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। एक मंदिर छोटा सा संगीन जगह में बना हुआ है जहाँ अभी पैदल भी नहीं जा सकता है, और वहाँ के लोगों ने बनाया है। उसमें कोई एमपी और किसी एमएलए का हाथ नहीं है उसमें बनवाने में। लोगों ने अपने चंदा इकट्ठा करके उसको बनवाया है, उसको भी लड़ाई लड़के बनवाया है यहाँ के लोगों ने। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो आपको लगता है क्या कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण हो, विश्वामित्र आश्रम बने, या और भी जो यहाँ पे धार्मिक स्थान है उनका डेवलपमेंट हो, उससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी? 90% लोगों को रोजगार मिलेगा। आप काशी में जाइए, आप काशी में 90% लोगों का रोजगार है। आप अयोध्या जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप देखिए। अरे भाई, जिसको अपना घर भरना है वो काहे की बात करेगा? उसको कमिटमेंट हो जाएगा ना जनता के बीच में, वो कमिटमेंट करेगा। किसके तरफ इशारा कर रहे हैं आप? इशारा हम जिसके पास जो है वो समझने लायक जो होगा वो समझ लेगा। और जो यहाँ के राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ बक्सर को सदियों से ठगे हैं, या वो हैं या उनके परिवार के लोग हैं, चाहे जो भी हो, हम सबको कह रहे हैं। जनता ने जवाब तो दिया ना। तो जनता जवाब आगे भी अब और देगी। अब तो आक्रोशित हो गई है जनता। बक्सर केवल ठगने का जगह है, माने चरगाह है बक्सर, कि पूरा हिंदुस्तान का नज़र है कि बक्सर में चले जाइए और बक्सर से चुनाव जीतिए, अपना घर भरिए, अपने बाल बच्चों को सुखी करिए और बक्सर के लोगों को दुखी करिए। अच्छा, ऐसा आपको भी लगता है क्या कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र है? अरे हम बक्सर के रहने वाले हैं भाई, आज तक यही हुआ है। पूरा हिंदुस्तान का नज़र होता है बक्सर में कि कोई नहीं है कोई इसका माई बाप, आइए चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, आसानी से वहाँ चुनाव जीत जाइएगा। अच्छा, यही वजह है क्या कि 40-45 करीब प्रत्याशी यहाँ अभी भी घूम रहे हैं? हाँ, वो 40 प्रत्याशी की बात हम नहीं करते हैं। हम किसी प्रत्याशी के बारे में काहे बात करेंगे? हम तो बात करते हैं सनातन संस्कृति की रक्षा करने। किसी प्रत्याशी के बारे में हम क्यों बोलें? हो सकता है कि प्रत्याशी में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होंगे जिन पे विश्वामित्र का जो है आशीर्वाद और राम की कृपा हो सकता है ऐसी बात। लेकिन जब तक एक बात बता देते हैं ठोक के आपको, इस बात को बढ़िया से आप इसको दिखाइए कि जब तक विश्वामित्र सेना का आशीर्वाद नहीं होगा और भगवान राम का और विश्वामित्र जी का, वो बक्सर के चुनाव नहीं जीतेगा। तो जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं, उसे सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आपका इशारा ये है कि आप राजनीति में आएंगे। फिर वही बात, हम राजनीति में उसको सपोर्ट करेंगे, हमारा संगठन जिसमें भगवान राम के आशीर्वाद होगा, कृपा होगा, विश्वामित्र जी का आशीर्वाद होगा, वो बक्सर की लड़ाई लड़ेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विश्वामित्र सेना सनातन को बचाने के लिए खड़ी है, उसकी लड़ाई लड़ रही है, अपना बक्सर को बचाने चाह रही है, बक्सर के सनातन को बचाना चाह रही है कि जो हमारा धरोहर है वो बचे। इससे बड़ा हमारा क्या हो सकता है? जैसे अभी आपने कहा कि सनातन बचेगा या फिर धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार होगा तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अभी डोमिसाइल नीति पे भी आपसे कुछ देर पहले बात हो रही थी। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार इस सब में क्या सोच रही है इसको लेकर? आप एक बात बता रहे हैं, आप पूरा बिहार का भौगोलिक स्थिति को समझिए। आधा बिहार पहाड़ी क्षेत्र में डूबा है और बिहार का कुछ जगह जो है बरसात में 4 से 5 महीना 6 महीना बरसात में डूबा रहता है, और कुछ ज़मीनें बंजर है। जो बिहार का जो भौगोलिक जो कारण है, जो बिहार का जो स्थिति है, ये यही है। मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि आप डोमिसाइल नीति की बात करते हैं। डोमिसाइल नीति यही है कि मैक्सिमम अपने स्टेट के लोगों को रोजगार देना है आपको जी। मैक्सिमम 90% का प्रावधान है कि आप जो है अपने स्टेट के लोगों का रोजगार दीजिए, और 10% जो है आप बाहरी को दे सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी स्टेट में क्या स्थिति है आपका? सब चिल्ला रहा है आज के डेट में कि हमारे स्टेट के लोगों को ही नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाह रही, जिसके कारण आज बिहार के लोगों की सबसे बड़ी दुर्गति हो रही है। आज हमारे जो भी लोग यहाँ सरकार जो है 50% लोगों को रोजगार देती है बाहर के स्टेट को, और अपने स्टेट के लोगों को रोजगार 50% लोगों को नहीं देती है। 50% में भी किस तरह से रोजगार मिलता है ये सबको मालूम है, लेकिन 50% तो बाहर के लोगों का रोजगार है। अभी बताइए कि रोजगार यदि मिलने के बावजूद भी आज तक जो है यहाँ की युवाओं भटक रहे हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, सरकार के पास कुछ है नहीं है। पैसा यदि खजाना में नहीं है तो सैलरी कहाँ से लोग दे पाएंगे?
आज तक देखिए कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सैलरी ही नहीं मिल रहा है, कई कई महीने से नहीं मिल रहा है। अरे जब बिहार सरकार के पास राजस्व होगा तभी ना देंगे। राजस्व कहाँ से आ रहा है बिहार में? पर्यटन है ही नहीं कहीं। क्या चीज़ के लिए बिहार अपना राजस्व पैदा करेगा? किस चीज़ के लिए? क्या है बिहार सरकार के पास? एक बालू है और एक जो है अपना कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कुछ चीज़ें हैं, इससे क्या होने वाला है? आज सबसे पिछड़ा हुआ हमारा बिहार है। जबकि देखा जाए तो टूरिज्म के क्षेत्र में यदि बिहार सरकार ध्यान दे तो हमारा बिहार का मैक्सिमम जो है बेरोजगारी खत्म हो सकती है। टूरिज्म जो हमारा जगह है उसी को केवल सरकार खर्चा करके डेवलप कर दे तो हर आदमी खुशहाल हो सकता है, हर आदमी को रोजगार मिल सकता है। मान लीजिए कि आपको रोजगार मिल गया, आपको सरकारी नौकरी मिल गई और आपको पेंशन सैलरी नहीं मिल रहा है और आपके बच्चे को फीस जमा करना है। फीस तो टाइमली जाएगा ना, 3-3 महीना 4-4 महीना तक लोगों को मिल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा ये भी एक है। तो हमारे लिए मामला ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, हमारा मामला ये है कि हम लोग किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बिहार में सनातन की बात करें, जिस चीज़ के लिए जो जाना जाता है वो पर्यटन की बात करें और ये डेवलप करें। आज पूरी दुनिया, आज जाइए यूरोप में सबसे ज़्यादा बढ़ावा पर्यटन का है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, इंडिया से ही बाहर लोग घूमने जाते हैं। तो पर्यटन से उस देश का राजस्व में वृद्धि होता है। एक पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलता है। आज उत्तर प्रदेश जो है 2 लाख करोड़ रुपया खाली प्रयागराज से और ये अध्यात्म से, सनातन संस्कृति से उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। ये कहाँ कम है हमको बता दीजिए। यहाँ सरकार का 3 लाख करोड़ का बजट है, वहाँ 2 लाख करोड़ रुपया का सरकार को इनकम हुआ। आपको लगता है कि सरकार एकदम सुनती नहीं है, ध्यान नहीं देती? हर सरकार गूंगी बहरी है, लेकिन यहाँ जो जगाने वाला, उसकी लड़ाई लड़ने वाला, जब तक कोई नहीं मिलेगा उस तरह का, तब तक वो सोई रहेगी, गूंगी बहरी ही होती है सरकार। वो समझती है कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। आज आपका बेरोजगारी का दर ये है कि आपको रोजगार बिहार में नहीं है। ट्रेन भर भर के लोग जाकर देखिए, मवेशी की तरह इस तरह से जनरल डब्बा में लोग भर भर के बाहर जाते हैं, वहाँ लात खाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, नर्क की ज़िंदगी ये करते हैं। कहाँ है आपके बिहार में रोजगार जी? कहाँ है रोजगार? कहाँ से कोई रोजगार दे देगा? हमारा आपको क्या लगता है कि इस दर्द को केवल राजकुमार चौबे ही समझ पाते हैं और लोग नहीं समझ पाते हैं? अभी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमको समझ में आ रहा है, हमको लगता है कि सनातन संस्कृति को यदि मजबूती से और पर्यटन का विकास हो तो बिहार के बहुत हद तक जो है रोजगार मिल सकता है और बिहार डेवलप हो सकता है। आज गया देख लीजिए, नालंदा देख लीजिए, राजगीर देख लीजिए, आप देख लीजिए वहाँ क्या स्थिति है। कितने बड़े बड़े होटल खुल गए हैं राजगीर और गया में। नालंदा चले जाइए, डेवलप हुआ ना जहाँ है। तो आप वहाँ की स्थिति लोगों से पूछिए, वो कोई जाएगा कमाने? वहाँ एक आदमी 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, तो क्या करने बाहर जाएगा 10 हज़ार की नौकरी करने के लिए, जब घर में ही 30-40 हज़ार मिलने लगा उसको। तो बक्सर उससे बड़ा आध्यात्मिक जगह है ना। तो आपको पहली सफलता तो जैसा कि आपने कहा कि मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार यहाँ पे रामरेखा घाट पहुँचे, तो आगे क्या लगता है कि मतलब ये कई सफलता आपको नहीं मिली है, सफलता हमारा कई मिल गया है। सफलता एक मिला कि मुख्यमंत्री को आना पड़ा बक्सर में। दूसरी सफलता मिली कि आज बक्सर सनातनमय हो गया। अब हर आदमी बक्सर में आके सनातन की बात करता है। जो आदमी सनातन की बात करने का अपने को दूर भागता है कि नहीं हमको सनातन का नाम नहीं लेना है, वो भी अब सनातन की बात करने लगा। ये जीत है विश्वामित्र सेना की और बक्सर के लोगों की, सनातन की जीत है। और कॉरिडोर भी बनेगा और भव्य भगवान राम का युवा काल का मंदिर भी बनेगा और इसका भी उद्घाटन जो है बहुत जल्द होगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बार बार ये आरोप लगता है, आपने भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि पहले रहे हैं उन्होंने विशेष कुछ नहीं किया बक्सर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि राजकुमार चौबे भी आए हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि अगर नहीं हुई तो बक्सर को ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे उसी के? नहीं, राजकुमार चौबे का बहुत अलग एक है। कभी बक्सर, पहले तो हम चुनाव के लिए, राजनीति के लिए आए ही नहीं हैं। बक्सर को मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। उस मान सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए विश्वामित्र सेना को जो ज़रूरत होगी वो करेगी बचाने के लिए। और बक्सर हमारा है, बक्सर हमारा जन्मभूमि है और इसी की मट्टी में पले भरे हैं और इसी का जो है अन्न खा के देश दुनिया में घूमते हैं।
और बक्सर का कर्ज उतारना है विश्वामित्र सेना को। ये कभी राजकुमार हुए बक्सर का है और बक्सर के ही रहेंगे और इसी मिट्टी में मिल भी जाएंगे, बक्सर के ही हैं हम। लेकिन बक्सर को कभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अब बक्सर को तो आके पकड़ लिए हैं, अब बक्सर को जब तक मजबूत स्थिति में लाकर नहीं खड़ा कर देगी विश्वामित्र सेना, तब तक चुपचाप नहीं बैठेगी। चलिए, आपने तो कह दिया कि चुनावी समर में आप नहीं हैं कहीं और, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी से चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और यहाँ पे अनेक कार्यक्रम में भी देखे जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या कहिएगा? क्या लोगों को भाई शुभकामना है जो आए हैं चुनाव लड़ने की तैयारी में। लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलेगा, अगर किसी पार्टी से मिलना हो तो। अब पार्टी तो तय करेगी ना किसको टिकट देना है। जो उस लायक हैं, वो लगता है कि उनमें भगवान राम की आशीर्वाद कृपा है, विश्वामित्र जी का आशीर्वाद कृपा है, तो पार्टी टिकट देगी। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाजपा ने आपको यहाँ भेजा है ये देखने के लिए कि कौन यहाँ काबिल है उसको टिकट दिया जाए? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये तो विश्वामित्र सेना अपना संगठन सनातन की काम कर रही है और सनातन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पूरा ही बिहार में सनातन का लड़ाई लड़ेंगे। और अभी बक्सर का तो अभी छोटा सा चीज़ है, अभी बहुत बड़ी अभी विश्वामित्र सेना को अभी काम करना है। अभी विश्वामित्र अपना संगठन मजबूत करने के अपनी तैयारी कर रही है और ये ज़रूर है कि समय आने पे अच्छा निर्णय होगा। देखिए, सेना, देखिए अब एक सवाल जो छूट रहा था, जनता भी जानना चाहती है कि आपने नाम दिया विश्वामित्र सेना, तो और भी सेना जैसे महाराष्ट्र में है या और कहीं भी है, तो इस सेना को मतलब हम लोग किस तरीके से देखें? ये सेना क्या करेगी? यह सेना केवल सनातन धरोहर को बचाएगी और सनातन संस्कृति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका शोषण किया जाता है, राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, उन सब की रक्षा करेगी और उनके लिए लड़ाई लड़ेगी। तो बिहार मतलब बक्सर से निकल के क्या बिहार स्तर पे भी जाएगी? बिहार स्तर पे निकल गई है और ये बिहार स्तर तक जा रही है और कई संगठन में हमारे अभी लोगों को हम जोड़ रहे हैं पूरा बिहार के, और ये बहुत बड़ा रूप ले लिया है विश्वामित्र सेना। और ये केवल सनातन की लड़ाई के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काम करेगा और गरीब, दबे, कुलचे, शोषित, वंचित सबको एक करेगा और सबको केवल सनातन का पाठ पढ़ाएगा और हिंदुत्व की पाठ पढ़ाएगा। और जो हमारा सनातन संस्कृति का इतिहास है, जो हमारे भगवान हैं, जिनकी नाम से आज हमारा वेद को पढ़ के, हमारे गीता को पढ़ के आज कई कंट्री डेवलप हो गई, आज विकसित कंट्री कहा रही है। लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम कमज़ोर इसलिए हैं कि हम जातियों में बट के सनातन कमज़ोर करने के कुछ लोगों ने प्रयास किया, जिसमें लोग सफल हो गए। लेकिन अब सफल नहीं होने देना है, अब सनातन को एक करना है और इसकी धरोहर को बचाना है। विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ेगी और सनातन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, सनातन की जब बात आती है तो कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि केवल जो सवर्ण है वही सनातन में है और कुछ लोगों को, जैसे शोषित वंचित आपने बात कही, तो कैसे उन लोगों को कैसे आप जोड़ पाएंगे, क्योंकि सनातन तो सबका है? देखिए, कह तो रहे हैं आपको कि सनातन को कुछ ऐसे लोग हैं जो दिग्भ्रमित किए, जो अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए जातियों बांटने, हाँ, किसी न किसी को प्रेरित होके, किसी के द्वारा प्रेरित होके ये लोग जिस तरह से अपनी बातें बनाते हैं और समाज में लोगों को तुरंत जो है उसमें अपने लेते हैं कि ये केवल सवर्ण जो है सनातन है, हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो इतिहास है इतना पुराना सनातन का, जो महापुरुष हुए, रविदास जी हुए, हम लोग सबसे माँ सबरी, जिनका आज रामायण में प्रमुखता से भगवान जूठा राम उनका बैर खाए थे। अरे सनातन और हिंदुत्व जो है सब एक समान है, सब एक बराबर है, एक साथ बैठकर खाते हैं, एक थाली में खाने वाले लोग हैं। सनातन के लिए थाली एक ही है। ये लड़ाई है हमारी, जो लोग तोड़ दिए हैं उसको एकजुट करना है। किसी को पैसा को लालच में, किसी को किसी चीज़ के लालच में देकर जो हमारे सनातन संस्कृति को कमज़ोर किए हैं, उसको हमको अब एक करना है और उसको जगाना है। तो मैंने ये देखा कि आप अनुसूचित बस्तियों में जो है शैक्षणिक माहौल बना रहे हैं, वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे सेंटर्स खोल रहे हैं। सबसे कमज़ोर क्या लोग समझते थे? ये इसी लोगों को लोग पकड़ के धर्म परिवर्तन कराते थे। ये हमारे सनातनी लोग हैं, ये हमारे हिंदू हैं, ये हमारे मजबूत सनातनी लोग हैं और हिंदू हैं, इनको लोग कमज़ोर करते थे।
दलित का नाम देके, सेवा बस्ती का नाम देके कि आपको जानबूझ के दूर किया गया है, आप दलित हैं, आप सवर्णों के लिए ये पार्टी है, ऐसी सनातन है, ये मनुवादी लोग जो हैं, ये इस तरह के लोग जो फैलाने वाले लोग फैलाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सनातन की पढ़ाई पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी शिक्षा देते हैं, अपने मर्यादा का, अपने संस्कार का, अपना सनातन संस्कृति की बात करते हैं। आज वो लड़के पढ़ रहे हैं अपने घर में, अपने माँ बाप भी खुश हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और इसको पढ़ाकर अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, वैदिक स्कूल भी खोला आपने? हाँ, वैदिक स्कूल खोले हैं। ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है जो लुप्त होता जा रहा है, उसको भी चला रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा धरोहर है वैदिक स्कूल, जो आज हमारे वेद से लेकर तमाम तरह का ज्ञान जो है आज दुनिया में फैली है, प्रकाशित हुई है। ऐसे लोगों के द्वारा ही होती है जो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा सनातन क्या है। इस कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं और कई जगह खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर कि आगे की क्या योजना है और विश्वामित्र सेना अब आगे क्या करना आगे विश्वामित्र सेना की योजना है कि पहले तो अपना सदस्यता अभियान जो है हम शुरू कर चुके हैं, कई जगह कई जिला में चल रहा है और अपना संगठन मजबूत करेगी और ये बक्सर से निकल के बिहार में अभी अपना काम करेगी। सबसे ज़्यादा आज सनातन संस्कृति कमज़ोर बिहार में हुआ है, इसको एक करेगी और पूरा बिहार तक हम पदयात्रा करने वाले हैं और इस संगठन को मजबूत भी करेंगे। और ये लड़ाई हमारी जो है, जहाँ जहाँ बिहार में सनातन संस्कृति कमज़ोर हुआ है वहाँ वहाँ विश्वामित्र सेना अपना लड़ाई लड़ेगी। इसके साथ साथ जितने वंचित शोषित जो समाज के लोग हैं, जो सबसे पिछड़े पैदान पे खड़े हैं, उनको एक करेगी और उनको अपने साथ जुड़ेगी और उनकी समस्या के लिए सरकार से लड़ेगी। हर तरह का मदद विश्वामित्र सेना अपने समाज के सनातन संस्कृति के लिए करेगी और योगदान भी देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ राजकुमार चौबे जी थे और इन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और इन्होंने साफ किया कि इनका उद्देश्य कोई चुनावी नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि सनातन संस्कृति का विकास कैसे हो और इसके लिए इन्होंने बताया कि न सिर्फ बक्सर बल्कि पूरे बिहार स्तर पे इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।